अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, तो दिस इज योर कोर्स इंस्ट्रक्टर यासिर फवाज अब्बासी। आपसे आई थिंक एज अ होल क्लास दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। बोर्ड में ही ना, मैं अभी आया था बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा आप थे? चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी विद द कोड ऑफ फॉर्म 603, फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोर्स। और इसमें आज हम कोर्स आउटलाइन और ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे इस कोर्स के हवाले से। तो कोर्स आउटलाइन या करिकुलम जो कि HEC ने डेवलप किया है 2013 में, इसको अपडेट किया हुआ है। और मेरे पास जो अमदद यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की करिकुलम की जो फाइल है 2019 की, उसमें भी इसी तरह से अरेंजमेंट है इन टॉपिक्स की, और यही टॉपिक्स उसमें भी इंक्लूडेड है। तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। ठीक है जी, तो ये कोर्स हमारा, इसमें हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। 6 मेन यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। हाफिज मोहम्मद एहसान भाई, अपना माइक तो बंद कर दो। सॉरी सर, सॉरी। ओके राइट जी, तो 6 यूनिट्स में हमारे पास ये डिवाइड होता है हमारा करिकुलम फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन है, क्लिनिकल फार्मेसी की जो फील्ड है उसके डेफिनेशंस के हवाले से जनरल इंट्रोडक्शन। सेकंड यूनिट में पेशेंट प्रोफाइल में क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह हैं, उनको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और पेशेंट की काउंसलिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और स्किल्स वगैरह चाहिए, वो डिस्कस हम करेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमारे पास आता है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस।
ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग सब्सटेंसेस के क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या तरीक़ेकार है, क्या उनका प्रोसीजर्स है, कितनी टाइप्स के हैं और क्या किस तरह से उनको मॉनिटर किया जा सकता है। एंड देन इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारे पास 3 चीज़ों की है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की, कोल्ड ब्लू की और इंजरीज की। राइट जी, उस ट्रीटमेंट को हमने ओवरव्यू देखना है इस यूनिट में। देन हम मूव कर जाएंगे ड्रग इंटरेक्शंस की तरफ और फाइनली जो हमारा लास्ट यूनिट होगा वो विल बी फार्माकोविजिलेंस। राइट जी, तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें हम क्लिनिकल फार्मेसी की फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी हिस्टोरिकली क्या मेन अचीवमेंट इस फील्ड में आई हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ डेवलप की हैं, कोर्स जो है वो किस तरह से एज अ प्रोफेशनल फील्ड ये डेवलप हुई है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे। क्लिनिकल फार्मेसी से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस हम देखेंगे, बेसिक कंपोनेंट्स क्लिनिकल फार्मेसी की क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी की का कंपैरिजन दूसरे क्लिनिकल फील्ड्स के साथ किस तरह का है, दूसरे जो क्लिनिकल फील्ड्स हैं उनसे कंपैरिजन हम इसमें देखेंगे, और क्लिनिकल फार्मेसी की सर्विसेज की रेंज किस तरह की, क्या उसका स्कोप है, ये हम इसमें देखेंगे हमारे पार्ट 1 में। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में हमारे पास आ जाती हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। दो तरह की हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, एक क्लिनिकल गाइडलाइंस कहलाती हैं, क्लिनिकल गाइडलाइन जो कि क्लिनिकल डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए उनको स्टैंडर्ड या सर ये वापस से समझा दे, समझ नहीं आया। जी क्या समझने आया, ये समझ, सेकंड पॉइंट। ये वाला जनरल गाइडलाइन होगा। ठीक जी सर। देखिए इसमें हमारे पास गाइडलाइंस यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिस तरह से होते हैं, इसी तरह से हमारे पास दो तरह की गाइडलाइंस होती हैं। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए दो तरह की गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइन असल में क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के और अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस के दौरान जो हम डिसीशंस लेते हैं उन डिसीशंस के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है। इस तरह की गाइडलाइन है कि आपको किस सिचुएशन में किस तरह से क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस मौजूद हैं दो तरह की। एक गाइडलाइन फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए है, फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। अगर एक ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट है, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट ऐसा फार्मासिस्ट जो कि कैंसर के पेशेंट्स को डील करता है, ये माइक किसका है, माविया रूस का, कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करता है, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। राइट जी, हॉस्पिटल फार्मेसी को मैनेज करने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस मौजूद है। दूसरी गाइडलाइन कहलाती है क्लिनिकल गाइडलाइंस। क्लिनिकल गाइडलाइंस यानी कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ का पेशेंट डायग्नोस हो गया, आपने कंफर्म कर दिया, डायग्नोसिस के स्टेप से आप गुजर गए, आपने कह दिया कि हाँ ये पेशेंट डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए अब आपको ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट पे जाएंगे या इंजेक्टेबल्स पे जाएंगे, ये बताएगी आपको गाइडलाइन। आपके पेशेंट के प्रोफाइल के हवाले से क्लिनिकल गाइडलाइन आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। आपने डिसाइड किया कि ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स की तरफ जाएंगे, ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स हजारों की तादाद में मौजूद है मार्केट में, आप कौन सा स्टार्ट करवाएंगे पेशेंट को, या एक प्रिस्क्राइबर में कौन सा स्टार्ट करवाना चाहिए पेशेंट को।
हजारों में से या 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कौन सा और क्यों, रीज़न उसका होना चाहिए। जब आप 100 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करेंगे तो वो आंखें बंद करके सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसके पीछे कोई रीज़न होगा कि जब आप 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करेंगे। एक डायबिटिक पेशेंट 6 महीने तक या चलें डायग्नोस हो गया तो क्या उसको लाजिम है कि डायरेक्टली उसको ट्रीटमेंट पे लेके जाना है या उसको पहले लाइफ स्टाइल पे लेके जाना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे लेके जाना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे लेके जाना है, गाइडलाइन बताएगी किस तरह की कितनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे लेके जाना है, और क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या पूरी जिंदगी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चलेगी या उसका कोई क्राइटेरिया है कि अगर इतने अरसे तक ये रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये ट्रीटमेंट लेके जानी है। ये चीज़ें बताती हैं क्लिनिकल गाइडलाइंस। ठीक ठीक, हमने इसका सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू ही देखना है, अदरवाइज जब अगर हम कभी डिजीज़ की फार्माकोथेरेपी डिटेल में करेंगे तो वहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक जो क्लिनिकल गाइडलाइन होगी उस डिजीज़ के हवाले से या डायग्नोसिस के हवाले से या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के हवाले से या सर्जरी के हवाले से उसको ऑन स्पॉट पे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, डिपेंडिंग के आगे हम क्लिनिकल फार्मेसी में साथ होंगे या नहीं, अदरवाइज इसका। ठीक है जी, समझ गए बात। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, देन हम मूव कर जाएंगे जी लेबोरेटरी डेटा इंटरप्रिटेशन। आज दो की लेबोरेटरी डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है। इसके अपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी हेवी बुक्स जो है वो मौजूद हैं। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी डेटा इंटरप्रिटेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, पेशेंट टू पेशेंट किस तरह से उसकी मैनेजमेंट वेरी कर रही होती है, इसको भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट। सर इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट का आपने क्या बताया है? बेटा मैंने ये बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड किस तरह के पेशेंट्स को होती है और किस तरह के पेशेंट में क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कितना इलेक्ट्रोलाइट्स जाना चाहिए, क्या उसकी आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में जाके स्टडी करेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक की आपको जो है वो ब्रीफ करिकुलम का इंट्रोडक्शन है आपको। देन क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन। क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी लिटरेचर, सेकेंडरी लिटरेचर एंड टर्शियरी लिटरेचर। हर लिटरेचर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर लिटरेचर की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और किसी लिटरेचर को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर क्लिनिकल फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स पढ़ने के लिए आपको क्लिनिकल फार्मेसी की बुक चाहिए हो तो आपके पास मार्केट में मल्टीपल चॉइसेस मौजूद होंगी। कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी, ये कैसे डिसाइड, ये डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, क्या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हम क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन में स्टडी करेंगे। अच्छा, क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन में ही हमारे पास हमारा एक टॉपिक आ जाएगा क्लिनिकल ट्रायल्स का, जो कि अदरवाइज हमारे पास एक सेपरेट यूनिट है ये वाला। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लिनिकल लिटरेचर इवेल्युएशन में कवर हो जाएगा होपफुली, हमें कुछ सेपरेट उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देन ड्रग इंटरेक्शंस, कितने टाइप्स के ड्रग इंटरेक्शंस हैं, कितनी तरह के मैकेनिज्म्स हैं उस ड्रग इंटरेक्शंस के, फार्माकोडायनेमिक पे होता है, फार्माकोकाइनेटिक पे होता है, और फिर उसके फर्दर क्या क्या टाइप्स है और उनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसको ड्रग इंटरेक्शंस में हम देखें। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन यहाँ पे शायद इस यूनिट में सिर्फ ओरिएंटेशन है, अदरवाइज हमारे पास एक सेपरेट यूनिट भी ड्रग इंटरेक्शन का मौजूद है, नंबर 5। राइट, देन मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं जहाँ पर कि मेडिकेशन एरर्स होते हैं, और फार्मासिस्ट किस तरह से मिनिमाइज कर सकता है मेडिकेशन एरर्स को।
यूनिट 2 हमारा पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट काउंसलिंग को जो है वो फोकस करता है। इसमें हम पेशेंट डिजीज प्रोफाइल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक पेशेंट डिजीज प्रोफाइल में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन हेडिंग्स क्या होती हैं, क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पेशेंट की डिजीज प्रोफाइल में होनी चाहिए, और उस पेशेंट की केस हिस्ट्री बीइंग अ फार्मासिस्ट हम किस तरह से ले सकते हैं, particularly with reference to use of the drugs, medication history। केस हिस्ट्री में, टेकिंग केस हिस्ट्री में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे मेडिकेशन हिस्ट्री में। डिजीजेस साइड पर फार्मासिस्ट उन्होंने फोकस सिर्फ उस वक्त कर रहा होता है। पर्टिकुलरली अगर डायग्नोसिस की बात है तो डायग्नोसिस का काम जो है वो प्रिस्क्राइबर का है, और उस पर जो उसकी ट्रीटमेंट का डिसीजन है वो भी प्रिस्क्राइबर का। फार्मासिस्ट ने ये सारा देखना है कि पेशेंट की जो पूरी उसकी हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में जो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री और डिजीज हिस्ट्री, उसमें करंट मेडिकेशन कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही उस पेशेंट को। तो ये देखने के लिए ऑब्वियसली फार्मासिस्ट ने एक पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। तो उसका तरीक़ेकार हम इस यूनिट में देखेंगे। देन हमारे पास ड्रग प्रोफाइल्स हैं, एटलीस्ट 25 इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस की। ड्रग प्रोफाइल एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस पर ड्रग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ड्रग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि कौन कौन से ब्रांड नेम्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जेंटामाइसिन है, तो जेंटामाइसिन की कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, किस किस प्राइस में अवेलेबल है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, कौन कौन सी डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, कितना उसका डोजेज है, क्या उसके मेन साइड इफेक्ट्स हैं, क्या उसके मेन ड्रग इंटरेक्शंस हैं। ये इस तरह का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। तो ड्रग प्रोफाइल का हम बुनियादी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये ड्रग प्रोफाइल आपको मिल जाएंगी एज एन असाइनमेंट। राइट, आप उसको एज एन असाइनमेंट बनाएंगे, और असाइनमेंट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, किसी ने कुछ भी लिख दिया। स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन जो जमा करनी होगी, और फिर वो हम एक जगह कंपाइल करके और उसको फिर तमाम क्लास के लिए रीडिंग और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देन हम आ जाएंगे जी पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग की स्किल्स क्या होती हैं, वो स्किल्स समझेंगे हम पेशेंट काउंसलिंग। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स की हम बात कर चुके हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है जी, मेन जो इसका इंट्रोडक्शन है क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो हम क्लिनिकल लिटरेचर एवेल्युएशन में हमारे पास कवर हो जाएगा। अदरवाइज आई विल सी कि हमें ज़रूरत पड़ती है इसको एज अ सेपरेट यूनिट में डिटेल में ले जाकर डिस्कस करने की या नहीं, तो फिर ये उस वक्त हम डिसाइड कर देंगे। नंबर 4, एमरजेंसी ट्रीटमेंट। हमारे पास 3 तरह की एमरजेंसी ट्रीटमेंट हमने स्टडी करनी है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में किस तरह की ट्रीटमेंट देनी है, कोल्ड ब्लू में और सीवियर इंजरीज में किस तरह की ट्रीटमेंट हमें देनी होती है। फ्रॉम क्लिनिकल फार्मासिस्ट पर्सपेक्टिव हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। अच्छा जी, ड्रग इंटरेक्शंस मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक दो मेन किस्म के इसके मैकेनिज्म हैं। फिर फर्दर उसमें टाइप्स हैं, वो मैकेनिज्म हम समझेंगे कि किस तरह से वो मैकेनिज्म काम कर रहा होता है ड्रग इंटरेक्शंस। फर्दर उसमें क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस को, उसकी बेसिस पे कितनी टाइप्स और किस किस लेवल के ड्रग इंटरेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, और उनको मिनिमाइज करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए फार्मासिस्ट किस तरह से मैनेज उसको कर सकता है, ये हमने इसमें देखा। 6 यूनिट हमारा होगा जी फार्माकोविजिलेंस का। फार्माकोविजिलेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसका हिस्टोरिकली कितने बड़े बड़े केसेस मेडिसिन की फील्ड में हुए जिन्होंने फार्माकोविजिलेंस की नीड को जो है वो जनरेट किया, और किस प्रोसेस के तहत होते हुए ये सिस्टम आज फार्माकोविजिलेंस कहलाता है, और उसकी नीड क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, और फार्माकोविजिलेंस में फिर साइड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, एक एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, एक अनवांटेड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की
सीवियरिटीज, क्लासिफिकेशंस और कैजुअलिटीज के लेवल्स जो है वो हम सारे फार्माकोविजिलेंस में स्टडी करें। ठीक है जी। तो रीडिंग सोर्सेस, अब ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जो रीडिंग सोर्सेस है वो क्लिनिकल गाइडलाइंस, सिर्फ शायद 1 से 2 अभी आपको उससे एक्सपोजर होगा, नॉट एग्जैक्टली द क्लिनिकल गाइडलाइंस बट जो फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं उनमें से 1 से 2 का आपका एक्सपोजर हो सकता है। वो जब मैं आपको रेफर करूँगा तो आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है प्रोवाइड कर दूँगा। प्राइमरी लिटरेचर यानी कि साइंटिफिक आर्टिकल्स, उसको अगर मैंने कहीं भी रेफर किया तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। देन हमारा जो मेन सोर्स रहेगी रीडिंग की वो है हमारे पास टेक्स्ट बुक्स। जो मटेरियल मैं ज़्यादातर ले रहा हूँगा वो इन 3 टेक्स्ट बुक से आएगा। इन 3 में से भी सिर्फ जो ये वाली है केट विट्सी की और केविन हॉटसन की क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स, इसमें से ज़्यादा मटेरियल जो है वो आ रहा होगा हमारे इस सेमेस्टर की कोर्स के लिए। ठीक है। अदरवाइज फार्माकोथेरेपी या पैथोफिजियोलॉजिक अप्रोच जो डीपीरो की है वो एक वेल नोन और बहुत स्टैंडर्ड बुक है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए। ओडा किमले एंड यंग्स अप्लाइड थेराप्यूटिक्स भी इसी तरह की ही बुक है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन उसकी चेंज है। बीइंग फार्मासिस्ट पर्टिकुलरली क्लिनिकल फार्मेसी आपकी चलेगी 2 साल, तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए, आपके अपने पास ये बुक्स होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा और इस सेमेस्टर में मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मार्केट पे इजीली अवेलेबल है और इसकी पायरेटेड कापीज़ भी, तो ये आपके पास होनी चाहिए। मैं अपने एंड से आपको इसकी सॉफ्ट कापीज़ जहाँ जहाँ रेफ़र करूँगा वहाँ आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होती है करिकुलम के हवाले से। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो बताइए। सर इस सेमेस्टर में मिड टर्म होंगे? आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा एक कॉल रिसीव करूँ। जी सॉरी, अब बताइए कौन बात कर रहा था? मिड सेमेस्टर की बात कर सर रहा था आज, मिड सेमेस्टर की कोई बात कर रहा था ना? अच्छा जी, देखिए जी बेटा, मिड सेमेस्टर का एक तो डिसीजन मेरा तो होता नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकता कि ये होगा या नहीं होगा। भाई अगर होगा तो आप देंगे, मैं उसके लिए पेपर बनाऊंगा और आपकी असेसमेंट करूंगा। अगर नहीं होगा तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड सारा कोविड की सिचुएशन पे करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक असेसमेंट का ही है, अब उसमें डिस्कस कर देंगे। अच्छा, और कोई क्या कह रहा था? किसी ने बात स्टार्ट की थी,
हाफिज अब्दुल्ला का। सर जनरल गाइडलाइंस में हमने 2 टाइप्स की बात की। यस सर। जी जनरल गाइडलाइंस में क्या? सर जनरल गाइडलाइंस में हमने 2 टाइप्स की बात की। क्लिनिकल गाइडलाइंस थी, सेकंड टाइप्स बता दें। सेकंड टाइप्स प्रैक्टिकल गाइडलाइंस या प्रोफेशनल गाइडलाइंस। इस पे मजीद जब हम टॉपिक ओके स्टार्ट सर। करेंगे तो मजीद उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई सवाल? सर ये एक सवाल है जी सर, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेन रोल क्या है पाकिस्तान में? बेटी, ये जब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस कर लेंगे। कल ठीक है वहाँ सर, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है ठीक। ठीक है जी, और जाना। ठीक है जी, तो हम अब आगे चलते हैं असेसमेंट की तरफ। इस कोर्स की असेसमेंट कैसे होगी भाई? इस कोर्स की असेसमेंट वैसे होगी जो भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी इन प्रैक्टिस उस वक्त मौजूद होगी, उसी के तहत इसकी असेसमेंट होगी। इसकी पॉलिसी किसी भी तरह से कोई भी इंडिविजुअल टीचर नहीं बना रहा होता, ना टीचर्स कलेक्टिवली बना रहे होते हैं, बल्कि इसकी जो अपर लेवल की जो मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि असेसमेंट किस तरह से होगी, मिड टर्म होगा नहीं होगा, ऑन कैंपस होगा ऑफ कैंपस होगा, क्या होगा, ये सब उन्होंने डिसाइड करना है। हमने उसको फॉलो करना है, आपने भी फॉलो करना है, मैंने बीइंग अ टीचर उसको फॉलो करना है। सर बस से रिपीट कर दीजिए। असाइनमेंट की बात दोबारा आएगी, मैं उसको दोबारा आपको बता दूंगा। असाइनमेंट की बात अनकरीब दोबारा आएगी, ठीक है ना? तो हम फिर दोबारा से ट्रेन में कर लेंगे। अभी यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ ये एक ओरिएंटेशन से थी इन चीज़ों की। सारी चीज़ें दोबारा से हमारे सामने आएंगी डिटेल में डिस्कस करने के लिए। राइट जी, जैसे कि यहीं पे आ गई ना असाइनमेंट शेड्यूल आ गई। अच्छा जी, तो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी की हम बात कर रहे थे भाई। जो भी इंस्टीट्यूशनल की पॉलिसी होगी, करंट पॉलिसी या डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन, जो भी पॉलिसी इंस्टीट्यूट अनाउंस करेगा हम उसको फॉलो करने के पाबंद होंगे। राइट। इंटरनल एवेल्युएशन असाइनमेंट्स की बेसिस पे होगी और क्विजेस की बेसिस पर होगी। राइट। ये असाइनमेंट्स का मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बताया था कि हमारा एक टॉपिक है ड्रग प्रोफाइल्स का। ड्रग प्रोफाइल्स का जब मैं आपको ड्रग प्रोफाइल्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा और उसको कम से कम 20 से 25 मिनट आपके साथ ड्रग प्रोफाइल्स डिस्कस कर लूँगा, तो उसके बाद इंडिविजुअल जो एक एक ड्रग है वो एक एक स्टूडेंट को एज एन असाइनमेंट के तौर पर दी जा सकती है। जब वो अगर वो दी गई तो आप ड्रग प्रोफाइल के ऊपर असाइनमेंट बनाएंगे। वो असाइनमेंट्स जो है वो कंपाइल होंगे और कंपाइल होके आपका, चूंकि 25 ड्रग्स करिकुलम में इंक्लूडेड हैं, इसलिए वो आपको स्टडी करनी होगी। अब उसमें इंडिविजुअल एक एक ड्रग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको इंडिविजुअल एक एक ड्रग बैठ के जो है पढ़ा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको ड्रग प्रोफाइल का कंसेप्ट दूंगा, आपको ब्रीफ उस पर करूँगा और 1 से 2 एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको इंडिविजुअल ड्रग प्रोफाइल समझा दूंगा। उसके बाद आप उसको खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे और बाकी ड्रग्स की प्रोफाइल को समझ भी सकेंगे। राइट। देन असेसमेंट में हमारी जो पार्टिसिपेशन है और प्रेजेंस है इंटरेक्टिव सेशंस में, ये नोटिस की जाएगी और ऑन रिकॉर्ड जो है ये मौजूद होगी। ठीक है जी, इसका प्रॉपर जो है वो मैं रिकॉर्ड मेंटेन किया करूँगा और ये किसी भी तरह से ज़ाया नहीं की जाएगी। इसका बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को जो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और पार्टिसिपेशन करेंगे इंटरेक्टिव सेशंस में। जो नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली उसका नुकसान उठाएंगे। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो कहेंगे जी अगर इंटरेक्टिव सेशंस में प्रेजेंट होने वालों और पार्टिसिपेशन करने वालों को इंटरनल एवेल्युएशन के 10 में से 5 नंबर दिए जा रहे हैं तो मुझे भी बैठे बिठाए दे दिए जाए। ऐसा नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। मुबशिर हसन, आप थोड़ा सा वेट कर लो तो मैं चीज़ों के ऊपर आ रहा हूँ। और मैं हर सेशन के एंड में आपको सवाल करने का टाइम दूंगा। तो अगर आप ये समझते होंगे कि मैंने आप
आपके जहन में जो क्वेरी थी उसको आंसर नहीं किया, तो आप उसको जब टाइम आपको दिया जाएगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, बजाय ये कि आप बड़ा ही एब्रप्टली किस्म का जो है ना इंटरप्ट कर। जूम सेशन में आपके पास हैंड रेस करने का भी ऑप्शन होता है, आप हैंड रेस करके भी तवज्जो अपनी तरफ ला सकते हैं। मैं एक बात कंप्लीट करके और आपकी सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा भाई, मैं इस बात की तनख्वाह लेता हूँ, मैं ये ज़रूर करूँ, इस बात से बेफिक्र रहे आप। लेकिन कम से कम कोई इसके लिए तरीका अपनाएं कि लगे कि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं। मटेरियल क्यों नहीं अवेलेबल होगा? क्या मतलब पहले आपको क्या किसी ने मटेरियल नहीं दिया? बताइए मुझे, किसने मटेरियल नहीं दिया आपको पहले भाई? तो मैं उससे बोलूं उसने किए क्यों जुल्म किया आप पे? जी मुबशिर हसन, बताइए भाई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीएफ अवेलेबल होगा ना, उससे इजी रहेगा। तो बेटे आपने कहा था कि टोटली मतलब इंटरेक्टिव पे ही होगा सब कुछ। जी जी बिल्कुल होगा है, बिल्कुल 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 होगा। और इस तरह की ये सारा मैंने सेशन इसीलिए तो डेडिकेट कर रखा है, ये सारी बातें बताने के लिए। आप सिर्फ ये करें कि सेशन पे तवज्जो दें, अगर आपकी क्वेरी आंसर न की गई हो तो जब आपको टाइम दिया जाएगा आखिर में, तो उसमें आप अपनी सारी क्वेरीज करें। ठीक है जी, चलिए। और कोई अर्जेंट क्वेरी हो तो उसके लिए काइंडली आप हैंड रेस करें, ताकि बात करने का फ्लो जो है वो ना डिस्टर्ब ना हो। इसमें मैं भी डिस्टर्ब हो सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स भी दूसरे डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलें जी, तो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस की बात हो गई। अच्छा, पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, ठीक है, ये बात भी हमने कर ली। और जी दूसरी बात ये है कि जी आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, आप अपना अच्छा और अपना बुरा दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है जी, अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आते हैं तो मुझे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स देने में बड़ी खुशी होगी, मुझे उसमें किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। चाहे अगर किसी का मेरे साथ कोई आर्गुमेंट किसी किसी भी तरह के हार्ड आर्गुमेंट से क्यों ना होगा, मैं इस मामले में बिल्कुल स्ट्रेट हूँ कि अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं तो वो आपके अपने हैं, आप उसको डिजर्व करते हैं, इंजॉय करें उसको। लेकिन अगर आपके इनसफिशिएंट मार्क्स हैं तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद ही हैं, कोई और ज़िम्मेदार उसका नहीं है। ना इलेक्ट्रिसिटी उसकी ज़िम्मेदार है, ना बारिशें उसकी ज़िम्मेदार हैं, ना कोई पहाड़ उसके ज़िम्मेदार है, ना कोई सहराई इलाके उसके ज़िम्मेदार हैं, ना कोई आपके पड़ोसी ज़िम्मेदार हैं, कोई ज़िम्मेदार उसका नहीं है। दोनों सूरतों में सक्सेस भी आपकी अपनी है, फेलियर भी आपकी अपनी है, दोनों सूरतों में आप उससे ज़िम्मेदार हैं। राइट जी, देन आइए जी। अच्छा, मुझसे आप किसी भी तरह के कोई ग्रॉस मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, सिंगल भी नहीं करेंगे, 0.25 भी आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 100 में से 100 भी होंगे तो वो होंगे आपके अपने होंगे, मुझे उस पर कोई कोई किसी तरह का शौक नहीं है कि 100 टू 99.99 का आपके अपने, लेकिन सब आपके अपने होंगे। उस पे आपको मुझे शुक्रिया बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी अपनी मेहनत हो। और इसी तरह से अगर भाई इनसफिशिएंट मार्क्स होंगे और फेलियर्स होंगे तो उसके भी ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी भी आप खुद उठाएंगे, बजाय ये कि किसी और को उसके लिए आप ब्लेम करें। ठीक है जी, तो हमारे पास इस सेशन में तकरीबन 4 मिनट रह गए, हम यहाँ पर लेते हैं अटेंडेंस।
ओके जी, तो जी, तो अटेंडेंस हमने सेशन की कर ली और ये सेशन जब एंड होगा तो आप दूसरा सेशन ज्वाइन कर देंगे, जो कि हमारे पास कोई 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू रहेगा मजीद। अच्छा जी, असेसमेंट। अब जिस तरह से हमारा एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, चाहे वो मिड टर्म हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, अगर उसी तरह से होगा तो हमारे पास जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें 40% ऑब्जेक्टिव है और 60% हमारे पास सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि 40% के 40% बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बेस्ड चॉइस, और किसी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं होगा। तमाम के तमाम 40% ऑब्जेक्टिव ही होंगे, वन बेस्ड होंगे, यानी कि बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जी, देन 60% सब्जेक्टिव जो हमारा है उसमें डेफिनेशंस होंगी, शॉर्ट आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स होंगे और रीजनिंग होगी। डेफिनेशंस में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो अप्रिशिएट की जाएंगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। द रीज़न बीइंग कि अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में वर्ड्स आगे पीछे कर दिए जाएं तो वो दर हकीकत डेफिनेशन पर नहीं रहती, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन उन वर्ड्स के आगे पीछे होने से चेंज हो जाती है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत केयरफुली वर्ड बाय वर्ड सिंथेसाइज की जाती हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमेशा अप्रिशिएट की जाएंगी।